नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोगों का एक नए सेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं और इस कारण से वीडियोस थोड़े कम आ पा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन ड्यूटी सुबह शाम रहती है। जब खाली दिन होता है, जब कोई एग्ज़ामिनेशंस नहीं होता है, तभी आपको वीडियोस देखने को मिलते हैं। पूरी दुनिया अस्थिर है कोरोना के कारण, और कोरोना के कारण जो भू राजनीतिक बदलाव पूरी दुनिया में आ रहे हैं या आ चुके हैं कहना चाहिए, वो आने वाले 20, 25, 30 या 50 सालों में दुनिया का एक नया नक्शा प्रस्तुत करने वाले हैं। कुछ बर्निंग प्रॉब्लम्स इस समय दुनिया में चल रही हैं, जैसे अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में युद्ध चल रहा है। एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, छोटा सा 4400 स्क्वायर किलोमीटर का, जो नागोर्नो काराबाख के नाम से जाना जाता है, जिसको मैं मानचित्र में भी अभी आपको बताऊंगा। इसके उत्तर में रशिया और जॉर्जिया है, और पूर्व में इसके कैस्पियन सी है, पश्चिम में टर्की है, और दक्षिण की ओर ईरान है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कभी यूएसएसआर के अंडर में आता था, लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर टूटा, विभाजित हुआ 15 अलग अलग इकाइयों में, तब यहाँ पर भी 3 इकाइयाँ अलग बनी, जॉर्जिया, अज़रबैजान और तीसरा आर्मेनिया। लेकिन एक छोटा सा क्षेत्र जो कि ऑफिशियली अज़रबैजान में पड़ता है और जिस पर दावा आर्मेनिया का रहा है, और आर्मेनिया को इस भाग को उस समय के यूएसएसआर के प्रेसिडेंट स्टालिन ने गिफ्ट कर दिया था। और इस समय जो ये जो पर्टिकुलर एरिया है नागोर्नो काराबाख का, इसमें लगभग 75% से अधिक पॉपुलेशन क्रिश्चियंस और आर्मेनियंस की है, और बाकी अजरीज हैं जो तुर्क मुस्लिम्स हैं। अब ये विवाद 1991 के बाद में प्रारंभ होता है, और दोनों के बीच में काफ़ी लंबा युद्ध चला, और युद्ध चलने के बाद में 1994 में एक शांति समझौता स्थापित किया गया। और इस शांति समझौते में ये बात कही गई कि कुछ कंडीशंस को रखते हुए दोनों देशों के लोग इस क्षेत्र में रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, एक दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, अपने संबंधियों रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। ये कुछ ऐसे निर्णय उस समझौते में लिए गए। लेकिन 2019 के बाद में ये मामला वापस से सुर्खी में आने लगा, और 2020 में विशेषकर अगस्त सितंबर आते आते ये वापस से एक हॉट इशू बन गया दोनों देशों के बीच में। अब देखने वाली बात ये है कि इन दोनों देशों को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। आर्मेनिया के साथ यूएसएसआर या पुराना यूएसएसआर और वर्तमान का रशिया जुड़ा हुआ है। अज़रबैजान के साथ टर्की जुड़ा हुआ है, ईरान जुड़ा हुआ है, और जितने भी शिया बहुल इलाके हैं या देश हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि अज़रबैजान में भी 90% जो लोग हैं वो शिया वर्ग से हैं। शिया यहाँ पर जनसंख्या है वो बहुत अधिक है, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र ज्योग्राफिकली काकेशियस रीजन्स या काकेशियस पर्वत क्षेत्र में पड़ता है। काकेशियस को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक ग्रेटर काकेशियस
महान काकेशस, और उसके पश्चिम में, पश्चिम या पश्चिम दक्षिण में लेसर काकेशस, यानी कि छोटा लघु काकेशस। और ये क्षेत्र वन संपदा से और पर्वतीय क्षेत्र है। यहां पर सबसे बड़ी बात वही तेल और नेचुरल गैस की है, क्योंकि ये क्षेत्र भी तेल और नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडार अपने आप में छुपाए हुए हैं। तो सारी की सारी टसल जो है वो आर्थिक शक्ति की है, क्योंकि ये क्षेत्र जिसके पास जाएगा उसके पास भविष्य के लिए आर्थिक शक्ति के रूप में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के विशाल भंडार होंगे, जो कि इस समय अजरबैजान और में विशेषकर बाकू वाले रीजन में, जो यहाँ की कैपिटल है, बहुत बड़े पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भंडार हैं, और उनका दोहन किया जा रहा है। आसपास के देशों को वो तेल और नेचुरल गैस बेची जा रही है या भेजी जा रही है, जिसमें यूक्रेन और रशिया को भी मिल रही है। तो पूरा खेल नेचुरल गैस और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का है, क्योंकि इस समय आप ये देखिए कि पूरा का पूरा जो खाड़ी प्रदेश है, मध्य पूर्व देश है, वो इसी प्रकार की जो जितनी भी डिस्प्यूट्स हैं उनसे घिरा हुआ है। तो दोनों देशों में पिछले कुछ सालों से और पिछले कुछ महीनों से विशेषकर बहुत ही बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से, 2-4 दिनों से दोनों देशों की सेना, आर्मेनिया और अजरबैजान की सेना एक दूसरे के सामने हैं। टैंक्स और मिसाइल्स से दोनों देश एक दूसरे के ऊपर वॉर कर रहे हैं, और लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग मर गए हैं और बहुत से लोग घायल हुए हैं। तो एक ऐसा संघर्ष छिड़ गया है जिसकी आवश्यकता इस समय नहीं थी। मैं आपको मैप में इसकी लोकेशन बताने की कोशिश करता हूं। अब ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्र ऊपर का है, आप देखिए, ये पूरा का पूरा ये वाला जो क्षेत्र है, ये अजरबैजान का है, ये आर्मेनिया का है, और ये ऊपर जो है वो जॉर्जिया और रशिया का है। ये देखिए, इसमें देखा आपने। अब इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत है। जियोपॉलिटिकल या भू राजनीतिक महत्व अधिक होने के कारण से रशिया का भी इंटरेस्ट है, चाइना का भी इंटरेस्ट है, सऊदी का भी इंटरेस्ट है, और अमेरिका का तो इंटरेस्ट है ही, क्योंकि बिना अमेरिका से कोई डिस्प्यूट हो नहीं सकते। और सारी की सारी दुनिया, जो जितने भी बड़े ममालिक हैं, बड़े देश हैं, वो सब इस पूरे के पूरे खित्ते पर, पूरे के पूरे क्षेत्र पर अपनी पकड़ बना के रखना चाहते हैं। इन देशों से अच्छे संबंध बना के रखना चाहते हैं। अब अच्छे संबंध बनाने के चक्कर में कई प्रकार के डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं। समस्या तब ज्यादा गहरी हो गई इस वर्ष 2020 में, जब नागोर्नो काराबाख ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। उनका कहना है कि ना तो हम अजरबैजान में रहेंगे और ना ही हम आर्मेनिया में रहेंगे। तो स्वतः ही उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में, स्वतंत्र देश के रूप में डिक्लेयर कर दिया। ये बात ना तो अजरबैजान को स्वीकार है और ना ही आर्मेनिया को स्वीकार है, और ना ही इन देशों के पीछे जो शक्तियां बैठी हैं, जो पावर्स बैठी हैं, उनको स्वीकार है। क्योंकि अगर ऐसा होता है, मान लीजिए, तो ये तो पूरा एक लैंडलॉक कंट्री हो जाएगा, जो किसी को भी स्वीकार नहीं है। और एक लैंडलॉक कंट्री जो आसपास के पावरफुल देशों से घिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भारी संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने दुश्मन देशों के बहुत से सैनिकों को हलाल किया है, या शहीद किया है, या मारा है।
आर्मेनिया का सबसे बड़ा दावा यह है क्योंकि उसमें 75% से ज़्यादा इस क्षेत्र में आर्मेनियन पॉपुलेशन रहती है जो क्रिश्चियन डोमिनेंट है, क्रिश्चियनिटी यहाँ पर है। और अजरबैजान का दावा यह है कि ये ऐतिहासिक रूप से और भौगोलिक रूप से हमेशा अजरबैजान का क्षेत्र रहा है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे इसके इतिहास में आपको लेके चलूं, क्योंकि इतिहास और भूगोल साथ चलता है, तो इतिहास इस क्षेत्र का यह है कि 1920-21 तक जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और उसके खत्म हो जाने के साथ साथ ऑटोमन एम्पायर या उस्मानिया सल्तनत खत्म हुई, जिसके अंतर्गत ये क्षेत्र आते थे कभी, तो ये स्वतंत्र इकाइयां बनते चले गए। और बाद में स्टालिन ने इनको अपने क्षेत्रों में यूएसएसआर में मिला लिया, संधि करके, कि जिसमें जॉर्जिया भी था और आर्मेनिया भी था और अजरबैजान भी था। इसके बाद में यहाँ पर शांति कायम रही जब तक यूएसएसआर रहा, लेकिन 1991 के बाद में यूएसएसआर के बिखरने के बाद में उसके 15 अलग अलग रिपब्लिक बन जाने के बाद में इस क्षेत्र में अशांति, विशेषकर इस क्षेत्र को लेकर, नगोर्नो कराबाख को लेकर, बहुत गहरी होती चली गई। 1992 से लेकर 94-95 तक दोनों देशों के बीच में भीषण युद्ध चला और मैंने आपको बताया इसमें हजारों लोग हलाक हुए, मारे गए, शहीद हुए कह सकते हैं, क्योंकि हर आर्मी अपनी तरफ से अपने सैनिकों को शहीद बताती है और सामने वाले सैनिकों को वो हलाक किया जाना या मारा जाना बताती है, जबकि सैनिक होते हैं, वो अपने देश के लिए लड़ते हैं। तो ये विवाद धीरे धीरे गहराता जा रहा है। यूएन भी इस समय बिल्कुल निष्क्रिय सी संस्था हो गई है। पिछले कुछ 2-4 दिनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यूएन में जो संबोधन किया उसमें उन्होंने इसी बात की और इशारा किया कि यूएन जो 75 साल से ऊपर जिसको हो चुका है और 1945 के बाद में जिसका गठन हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, और तब से लेकर अब तक इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 5 ही स्थायी मेंबर हैं, जबकि 2020 में आते आते भू राजनीति बहुत तेजी से बदली है। राजनीति, भूगोल, इतिहास बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। कई पावरफुल नेशंस बने हैं, जैसे इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है। ऐसे ही अफ्रीका में साउथ अफ्रीका है, इजिप्ट है। अगर हम दक्षिणी अमेरिका की तरफ जाएं तो ब्राज़ील वहाँ का एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। तो उनका ये कहना था कि पूरे विश्व को सही रूप में प्रतिनिधित्व यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं मिल रहा है, इसलिए भारत और विभिन्न महाद्वीपों से इस सिक्योरिटी काउंसिल्स के स्थायी मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया जाए। लेकिन जब भी ये बात चलती है तो चीन इसमें एक रोड़े के रूप में काम करता है, वो अवरोध पैदा करता है। ज़्यादातर देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील को लेकर पॉजिटिव हैं कि इन चारों देशों को कम से कम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मिलाया जाए, क्योंकि अब हालात अलग हैं 1947 से की तुलना में। लेकिन चीन अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए सिर्फ 5 ही पंच रखने के पक्ष में है, जिससे उसकी दादागिरी और गुंडागर्दी चलती रहे। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि ये ज़्यादा समय इस स्थिति को नहीं बनाए रखा जा सकता। निकट भविष्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ये ऐसे देश हैं जो यूएन बॉडी के सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी मेंबर बनने जा रहे हैं और बनेंगे और बनने भी चाहिए।
क्योंकि 7 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन विश्व की हो गई है और सिर्फ 5 देश पूरे के पूरे विश्व को नियंत्रित करें या अपनी बातों को उन पर लादने का प्रयास करें या पूरे के पूरे 190 प्लस देशों का प्रतिनिधित्व करें, ये किसी भी रूप में संभव नहीं है, किसी भी रूप में सही नहीं है। तो व्यवहारिक तौर पर यूएन के जो स्थायी सदस्यों की, यूएन काउंसिल में स्थायी सदस्यों की संख्या को 5 से बढ़ाकर 9-10 या उससे अधिक किया जाना चाहिए। अब जैसे आप देखें कि अफ्रीका महाद्वीप का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस वाले क्षेत्र का देखा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, दक्षिणी अमेरिका का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, यूरोप के 2 देश फ्रांस और ब्रिटेन, अब ब्रिटेन की हालत बहुत खराब है हर दृष्टि से। अब किस प्रकार से ब्रिटेन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य के रूप में टिका हुआ है, ये आश्चर्य की बात है। ब्रिटेन में एक और देश, यूरोप में एक और देश स्थायी सदस्यता के लिए जोर लगा रहा है, वो है जर्मनी। अगर जर्मनी, भारत, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों को, 5 देशों को अगर हम, और एक साउथ अफ्रीका या इजिप्ट भी बहुत डेवलप्ड कंट्री हो चुका है अब, और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम 2 देश तो होने ही चाहिए। तो ये 11-12 देश ऐसे हो सकते हैं मिलकर जो स्थायी सदस्य हो सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। अब इससे होने के फायदा क्या होगा? कई लोग ये कहते हैं कि फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि इन सब देशों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो समस्याओं का हल बहुत तेजी से होगा। बहुत सी समस्याएं 40-40, 50-50, 70-70 सालों से ऐसी की ऐसी पड़ी हैं जिनका कोई इलाज नहीं हो पाया है, और इन 5 देशों का प्रभुत्व होने के कारण से इनकी खुद की अंदर की राजनीति इन स्थायी या सिक्योरिटी काउंसिल पर होने के कारण से अन्य देशों को उतना फायदा नहीं पहुंच पा रहा है जितना पहुंचना चाहिए। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने सही कहा कि इस सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेंबर्स को अब बढ़ाना चाहिए और पूरे दुनिया का प्रतिनिधित्व अब इस काउंसिल को मिलना चाहिए, ना कि 5 देशों की डुगडुगी हमेशा बसती रही, बाकी देश चुप रहें, उनको किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व सिक्योरिटी काउंसिल में ना मिले, सुरक्षा परिषद में ना मिले। ऐसा मेरा और मेरे जैसे जो थोड़ी बहुत राजनीति या भू राजनीति की समझ रखते हैं, उन स्कॉलर्स या विद्वानों का सोचना है कि इन सदस्यों की संख्या अब बढ़नी चाहिए। और इस रूप में अगर आप देखें तो ये पाएंगे कि धीरे धीरे भौतिकवाद का प्रभाव इतना अधिक देशों पर छाता जा रहा है, जो पश्चिम ने जो विकास के मापदंड स्थापित किए हैं उनको हम आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं। उनके साइड रिजल्ट्स क्या होंगे, उनके बैड इम्पैक्ट्स क्या होंगे, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक जो पैटर्न फिक्स कर दिया गया है विकास का, उसी को आंख बंद करके लोग भाग रहे हैं, जो कि मैं सोचता हूं गलत है। क्यों? हमारी पृथ्वी के लिए, पृथ्वी पर जो संसाधन हैं वो तो लिमिटेड हैं, और जनसंख्या हमारे विश्व की 7 अरब से ऊपर पहुंच चुकी है, और बहुत अगर इस पैटर्न को या जनसंख्या को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये क्लैशेस और डिस्प्यूट्स और अधिक बढ़ेंगे, क्योंकि हर देश ने अपने विकास के लिए कुछ मापदंड स्थापित कर लिए हैं पश्चिम की तरह, कि वैसा ही विकास होगा, वैसी ही इंडस्ट्रीज लगेंगी, वैसी ही सड़कें होंगी, वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और वैसे ही लोगों का जीवन यापन होगा, उनका स्तर होगा जीवन का, लेविश लाइफ होगी, लग्जरियस लाइफ होगी।
अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के चक्कर में हमने इस पृथ्वी की पूरी तरह से ऐसी तैसी कर दी है। आम भाषा में कहूं तो हमने इसकी ऐसी तैसी कर दी है। यहाँ के एनवायरनमेंट की, यहाँ के जलवायु तंत्र की, यहाँ के सिस्टम की, यहाँ के जो प्राकृतिक नियम हैं, उनसे हमने एक प्रकार से खिलवाड़ किया है। और ये खिलवाड़ बहुत घातक है, क्योंकि प्रकृति रिस्पॉन्ड करती है, प्रकृति चुप नहीं रहती है। और रिस्पॉन्ड किस रूप में करती है? प्रकृति बैलेंस करने की कोशिश करती है, संतुलन लाने की कोशिश करती है। और जब संतुलन प्रकृति के द्वारा लाया जाता है तो वो बड़ा विध्वंसकारी होता है। तब मानव रोता है कि मेरे साथ ये हो गया, हमारे देश के साथ ये हो गया, इतनी इमारतें गिर गई, इतने शहर तबाह हो गए। ये जो चाइना ने ईस्टर्न पार्ट में जो डेवलपमेंट किया है, बड़ी बड़ी शहर बना दिए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, चाइना तो एक बहुत बड़े सिस्मिक जोन पर बैठा है। तो यहां पर भूगर्भिक हलचलें और प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट्स भविष्य में बहुत अधिक होंगे। बहुत अधिक भूकंप आने की संभावना यहां पर है। और प्रकृति से खिलवाड़ किया है तो अगर 5 भूकंप आते होंगे तो 15-20 आएंगे। क्योंकि पिछले 30-35 सालों में चाइना के जो प्राकृतिक लैंडस्केप को ह्यूमन लैंडस्केप में या कल्चरल लैंडस्केप में पश्चिम को हूबहू कॉपी करते हुए वैसा ही बनाने का प्रयास किया है और बनाया है, जो कि गलत है। क्योंकि जब प्रकृति अपने मूल स्वरूप में आएगी और संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेगी तो इन देशों में बड़ी विध्वंसकारी स्थिति होगी। हम कितना ही अलार्म सिस्टम कर लें अपने आप को, कितनी ही साइंस को डेवलप कर लें, लेकिन प्रकृति के अपने नियम कायदे हैं और प्रकृति उनके मुताबिक ही चलती है। फिर वो ना चाइना को देखती है, ना इंडिया को देखती है, ना यूएसए को देखती है, ना रशिया को देखती है, ना किसी और देश को देखती है। नैतिकता की भी अगर बात करें तो अब लोगों में या देशों में वो नैतिकता नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। और राजनीति में वैसे नैतिकता का कोई काम भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सोचते थे, क्योंकि मूल जड़ों से जुड़े हुए लोग सोचते थे। हमारे देश में भी जो सनातनी सभ्यता रही है वो हमेशा प्रकृति को और प्राकृतिक नियमों का सम्मान करती रही है और उसके अनुसार ही अपना जीवन यापन करती रही है। ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण मैं सोचता हूं अन्य देशों में बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे देश में हमेशा संसाधनों का दोहन किया गया है। हमारी फिलॉसफी ये कहती है कि संसाधनों का दोहन हो, मिल्किंग हो, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, कि संसाधनों को हम अभी ही खा जाएं सारे के सारे और आने वाली जनरेशन्स के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बिल्कुल खत्म कर दिए जाएं, हटा दिए जाएं या वैनिश कर दिए जाएं। अगर ऐसा होता है तो आप देखिए कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं हम लोगों को फेस करनी पड़ेगी और कर रहे हैं। और ये पर्यावरणीय समस्याएं बहुत हल्के में ना ली जाएं, क्योंकि इसके दुष्परिणाम हम अभी तो भोग ही रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियों को और अधिक गहराई से या और अधिक विध्वंसक रूप में इनको फेस करना पड़ेगा, फेस ऑफ होना पड़ेगा। इनसे बचा नहीं जा सकता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या मैंने आपको बताई जो मध्य एशिया में या एशिया के इन दो देशों के बीच में चल रही है। ऐसी ही एक और समस्या हमारे निकट पड़ोसी पाकिस्तान के अंदर का चल रही है, जो गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर एक अलग प्रकार का तमाशा करने की कोशिश में है। क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का इलाका है, कश्मीर का इलाका है, आज़ाद या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को मिलाते हुए जो 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो भारत का है। और उसको
वो एक गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर अपना 5वां सूबा या 5वां प्रांत बनाना चाहता है और 15 नवंबर को वहाँ इलेक्शन कराना चाहता है, जिसका भारत ने बहुत गहराई से, बहुत ही मुखर अंदाज में इसका विरोध किया है कि आप हमारे क्षेत्र को में ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसके पीछे सोच क्या है? इसके पीछे सोच चाइना की है। चाइना जो सीपेक पर अरबों खरबों डॉलर्स खर्च कर रहा है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से एक बहुत बड़ा भाग वहां से निकल रहा है, और भारत इस चीज को नहीं मानता, तो वो सहमा हुआ है, डरा हुआ है कि बिलियंस बिलियंस अरबों खरबों जो डॉलर्स वो खर्च करेगा या कर रहा है पूरे के पूरे इस क्षेत्र को विकास करने के लिए। विकास सिर्फ चाइना का, अमेरिका पाकिस्तान का नहीं, ध्यान रखिएगा। ये पाकिस्तान के कुछ स्कॉलर्स कह रहे हैं कि हमारी तो तकदीर ही बदल जाएगी सीपेक बनने के कारण से। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये एक प्रकार से ब्रिटिश कंपनी के बाद में चाइनीज कंपनी का होल्ड होगा पाकिस्तान पर, और चाइनीज पाकिस्तानी को उसी तरह से गुलाम बना के रखेंगे, और वो काफी हद तक शुरू हो चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने सीपेक पर खर्चा किया है, लोन दिया है, वो बड़ा हाई रेट पर दिया है, और पाकिस्तान एक बैंकरप्ट कंट्री है जो अपने मुलाजिमों की सैलरी नहीं दे पा रहा है। 2-2, 3-3 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। वो इतना हाई रेट पर इंटरेस्ट कैसे चुका पाएगा? और टर्म्स कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर एक पाकिस्तान ये लोन सही समय पर नहीं चुका पाता है, तो चाइना उन एरियाज के ऊपर अपना कब्जा कर लेगा, या आने वाले एक जो तरीका होता है कि आने वाले 100 या 150, 200 सालों पर लीज पर ले लेगा। और लीज पर लेना भी एक प्रकार का कब्जा है। अब मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो बलूचिस्तान वाला एरिया है जहां ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बलूचिस्तान के लोग इसके ऊपर बहुत विरोध कर रहे हैं, तो इस विरोध करते हुए भाग को हल करने के लिए पाकिस्तान ने यह कहा कि क्यों ना बलूचिस्तान का विभाजन कर दिया जाए, इसको 2 सूबों में बांट दिया जाए, उत्तर बलूचिस्तान और दक्षिण बलूचिस्तान। क्योंकि दक्षिण बलूचिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां ग्वादर पोर्ट है, और जो सड़क होते हुए सीपेक की जो सड़क होते हुए आ रही है ऊपर से पूरे के पूरे बलूचिस्तान के बॉर्डर को कवर करते हुए और ग्वादर तक पहुंच रही है, इसकी सुरक्षा पर चाइना और पाकिस्तान बहुत खर्च कर रहा है, बहुत पैसा खर्च कर रहा है, क्योंकि इसकी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक होगा। क्योंकि बलूचिस्तान के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो बलूची लीडर्स हैं, उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया है विश्व स्तर पर कि हमारी अनुमति के बिना ये सीपेक नहीं बन सकता। और जिस प्रकार से बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने किया था 1905 में, वैसे ही विभाजन की तैयारियां बलूचिस्तान में चल रही है, जिसका बलूची लीडर और वहां की जनता बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मुखर अंदाज में विरोध कर रही है। कहीं ये विभाजन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी नहीं बन जाए, कोई नुकसानदायक नहीं बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान की ये सोच है कि सदन जो बलूचिस्तान जो बनेगा वहाँ से बलूची लोगों को बिल्कुल निकाल दिया जाए, और चाइनीज़ और पाकिस्तानीज़ वहाँ पर, विशेषकर पंजाबीज़, पाकिस्तानी भी पंजाबीज़ जिनका होल्ड है सिस्टम पर, एस्टैब्लिशमेंट पर, वो यहाँ पर रहें और बलूची यहाँ नहीं रहे। ये एक और भी एक खतरनाक विचार है, जिससे बलूची लीडर्स ने, जो वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो बलूचिस्तान की आज़ादी चाहते हैं, क्योंकि आपको ये बताना जरूरी है कि बलूचिस्तान 1948 तक एक अलग देश था। 1948 में पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया है, तो तब से ही सीमांत गांधी और दूसरे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, मुफ्ती वगैरह जो लीडर्स हैं, गुप्तीज और उनसे संबंधित जो लोग हैं, हजारों के हजारों लोगों को बेघर कर दिया जाता है, मार दिया गया है आर्मी के द्वारा,
हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट से बमबारी की गई है। अभी कल परसों 2 दिन पहले ही पूरे के पूरे क्षेत्रों को, उनकी बस्तियों को जला दिया गया है और लोगों को गायब कर दिया गया है। गायब भी इस रूप में किया जाता है कि फिर ढूंढते रह जाओगे, मिलेंगे ही नहीं वो। तो ये सोच पाकिस्तान की है कि दक्षिणी बलूचिस्तान को वो बिल्कुल बलूच से रहित कर दे, वहां एक बलूच नहीं रहे और पूरा का पूरा चीन और पाकिस्तानी आर्मी का उसके ऊपर कब्जा रहे। ये एक हमारे पड़ोस में होने वाली बहुत बड़ी दुखद घटना है। जिस प्रकार से बलूची लोगों को 1948 के बाद ही जुल्म सितम किए गए हैं वहाँ की आर्मी और आईएसए के द्वारा, ये बड़ा दुखद है। हजारों लाखों की संख्या में लोगों को मारा गया है, बेघर बार कर दिया गया है। और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा संसाधन और इनकम देने वाला प्रदेश है और जिसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट या विकास वहां पर पाकिस्तान की सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान की तरह रखा गया है। दोनों ही क्षेत्र बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर या सामान्य सुविधाओं, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स की तो बात छोड़िए, वो तो है ही नहीं, या है भी तो नहीं के बराबर हैं। या विकसित भी किए गए तो सरकार की मदद के लिए या सरकार की सुविधाओं के लिए विकसित किए गए हैं। पंजाबीज को वहाँ सेटल करने के लिए विकसित किए गए हैं, जिससे इन क्षेत्रों की डेमोग्राफिक जो है जनान की स्थिति है वो बिगड़े और पाकिस्तान और चाइना की संख्या, लोगों की संख्या वहाँ बढ़े और इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर, इस पूरे के पूरे खित्ते को पाकिस्तान और चीनी मिलकर दबा लें। ये दो समस्याएं इस समय विश्व स्तर पर बहुत तेजी से उभर रही हैं, हॉट स्पॉट्स के रूप में, जिसमें हजारों हजारों लोगों का खून किया जा रहा है, मारा जा रहा है और इस पर यूएन चुप है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल किस लिए? क्या सिर्फ देखते रहने के लिए है? जो सरपंच होते हैं गांव में वो किस लिए होते हैं? यही सरपंच वहां हैं जो विश्व के में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उनके सुलटारा करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए उनको वहां बैठाया गया है, ना कि चुपचाप बैठकर तमाशा देखने के लिए। ऐसा ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चल रहा है। हिंदू और सिंधी, हिंदू, सिख और क्रिश्चियंस लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम में, उनकी बेटियों को उठाया जा रहा है, उनसे बलात्कार किया जा रहा है, उनसे जबरन अपने से बड़े लोगों से शादी कराई जा रही है, जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं 1947-48 में हिंदूज और सिखों की आबादी 33% थी पाकिस्तान में, 33% और आज वो घटकर महज 2.5-3% रह गई है। महज 2.5-3%। तो कहां गए लोग? आकाश में उड़ गए। इसका जवाब यही है कि वहाँ की तंजीमों ने, जो इस्लामिक लोग हैं, जो इस्लामिक संगठन हैं, उन्होंने माइनॉरिटीज़ पर बहुत जुल्म सितम किए और उनका कन्वर्जन, उनका धर्मांतरण इस्लाम में करा दिया। अब क्या इस्लाम में धर्मांतरण करने से कोई देश विकास कर सकता है क्या? वहाँ शांति स्थापित हो सकती है क्या? 56-57 देश हैं इस्लामिक कंट्रीज। कितने देशों में शांति है, कितने देशों में प्रजातंत्र है? 1-2 में भी नहीं। सब अशांत हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अंदर ही अंदर जो उनके जो ग्रुप्स हैं वो लड़ रहे हैं। शिया सुन्नी से लड़ रहे हैं, सुन्नी शिया से लड़ रहे हैं, अहमदिया से लड़ रहे हैं, लाहौरी से लड़ रहे हैं और बरेलवी और जो देवबंद हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। कोई कह रहा है हम सैयद हैं, कोई कह रहे हैं हम कादरी हैं, कोई क्या है, कोई क्या है। तो इस्लाम में 72 फिरके बताए गए हैं और वो एक दूसरे के टांग खींच रहे हैं। आज से नहीं, शुरू से ही, इस्लाम की स्थापना से ही।
अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री को, अरब की हिस्ट्री को उठा के देखें तो एक दूसरे का कत्ल, एक दूसरे की मारकाट, एक दूसरे का क्षेत्रों पे कब्जा करना, इस्लामिक लोगों के बीच में, जो इस्लाम के को कहते हैं कि बड़ा शांति का रिलीजन है, पीसफुल रिलीजन है, शांति का पैगाम देता है, मैंने तो अभी तक ऐसा पैगाम शांति का इस्लाम की तरफ से देखा नहीं है। क्योंकि इस्लामिक देश ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और एक दूसरे से लड़ने के साथ साथ उनके अंदर जो इस्लामिक पॉपुलेशन है, जहां 99 या 100% इस्लामिक पॉपुलेशन है, वही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे के बम से उड़ा रहे हैं, एक दूसरे के मस्जिदों को बम से उड़ा रहे हैं, एक दूसरे के संस्थानों को बम से उड़ा रहे हैं, और एक दूसरे को काफिर घोषित कर रहे हैं। सिया कहते हैं कि सुन्नी काफिर हैं, काफिर कहते हैं कि सिया काफिर हैं, अहमदिया काफिर हैं, लाहौरी काफिर हैं। ये क्या हो रहा है? शांति कैसे स्थापित होगी? तो शांति स्थापित करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने जितने भी ये कट्टरवादी या रेडिकल ग्रुप्स हैं, इनके ऊपर ये देश प्रतिबंध लगाएं, और जो एक जिहाद का एक मिसयूज किया जा रहा है, जिहाद के कॉन्सेप्ट का मिसयूज किया जा रहा है, उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। लेकिन हो इसके बिल्कुल विपरीत रहा है। जिहादी तंजीमों को बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग, वहां के देश जो हैं, इस्लामिक देश हैं, उनको रोकने की जगह बढ़ावा दे रहे हैं। अब क्या सेल्फ इंटरेस्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन निकट भविष्य में इनके रिजल्ट्स अच्छे इनको नहीं मिलने वाले हैं। टर्की जैसा एक अच्छा प्रजातांत्रिक और पंथ निरपेक्ष देश वर्तमान के राष्ट्रपति अर्दोगन ने बर्बाद कर दिया है। वहां पर भी कट्टरता जोरों पर है, वो भी एक नया खलीफा बनना चाहता है। अरब और टर्की के बीच में विवाद हमेशा चलते रहे हैं, ईरान इराक के बीच में विवाद हमेशा चलते रहे हैं। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में विवाद हमेशा चलते रहे हैं। तो स्थिरता नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में, इस्लामिक वर्ल्ड में स्थिरता नहीं है, शांति नहीं है। और ये शांति कब आएगी? जब कट्टरता को छोड़ा जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। आगे बढ़ने का मतलब है आधुनिक शिक्षा और आधुनिक विचारों को अपनाया जाएगा, तब धीरे धीरे लोग समझेंगे, और ये जिहादी मानसिकता से बाहर आकर इंसान बनने की कोशिश जब की जाएगी, तब ही इन देशों का उद्धार हो सकता है। अन्यथा स्थिति आने वाले समय में और भी विकट होती चली जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।